सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम 2024 में 90% से ज़्यादा अंक लाने के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा डेली VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑल सब्जेक्ट का। तो उसी के क्रम में यह हमारा वीडियो है सोशल साइंस के ऊपर है, यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 1 वीडियो है VBI सब्जेक्ट प्रश्नों का। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएगा एकदम 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग चुटकियों में याद कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न अपने ही भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिएगा। तो आइए हम सभी प्रश्नों के एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि खूनी रविवार क्या है। हमें लिखना है कि खूनी रविवार के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर देख रहे हैं, तो आप लोग इसका उत्तर इतना बड़ा देख कर घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो भी इसमें उत्तर लिखा हुआ है वो अपने भाषा में लिखा हुआ है, एकदम समझा समझा कर लिखा हुआ है। आप इसको एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खूनी रविवार के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, और वही जो समझाएंगे वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 1905 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, रूस की बुरी तरह से हार हो गई। जब रूस की हार हो गई तो यहाँ रूस का क्या हो गया, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गया, जहाँ से जिसके वजह से रूस की जनता भूखमरी से मरने लगे। रूस की जनता भूखमरी से मरने लगे, और जो रूस की जनता थी वह रोटी दे नारे के साथ, कि रोटी दो नारे के साथ रोड पर प्रदर्शन करने लगे। और वह जनता जो थी वह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महल है उसके तरफ बढ़ने लगे। रोटी दो नारे के साथ वह जो महल था उसी की ओर बढ़ने लगे। तो क्या हुआ, रूस के जो जार था, जार यानी कि रूस का जो राजा था, सम्राट था, उन्होंने इन सभी लोगों पर, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे रोटी दो नारे के साथ, उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब रूस के जार ने आदेश दे दिया, जिससे इस प्रदर्शन जो कर रहे थे लोग, उसमें हजारों लोग मारे गए। तो वह दिन था, रविवार का दिन था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो उसी को चीज को हम इस उत्तर में लिखे हुए हैं। आप लोग इतना बड़ा उत्तर देख के घबराइएगा नहीं, जो हम बताएं उसी चीज को हम इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिससे रूस की बुरी तरह पराजय हो गई, यानी कि हार हो गई। इस हार से रूस का आर्थिक हालात खराब हो गया। ठीक है, रूस का आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया, और वहां के लोग के पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, जिसके कारण 1905 ईस्वी में रूस के जनता रोटी दो नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, मैंने बताया था कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। रूस की जनता नारे के साथ, रोटी दो नारे के साथ कहाँ जाने लगे, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के ओर जाने लगे। परंतु जार के सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया। जार की सेना यानी कि जो जार किसको बोला जाता है, रूस के सम्राट को बोला जाता है जार, यानी रूस के राजा को पहले जार बोला जाता था। ठीक है, परंतु जार के सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप लोग इसका उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे, और आपके एग्जाम में अगर पूछेगा इसको आप लोग 100% उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख कर आइएगा। ठीक है, आप लोग इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि एटीएम क्या है। हमें बताना है कि एटीएम के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एटीएम के बारे में समझाएंगे। जो आपको हम समझाएंगे सेम टू सेम है, वही उत्तर इस के उत्तर में लिखा हुआ है, सेम टू सेम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। अगर आपको हम समझाएंगे, अगर आप उतना लिख देते हैं तो काफी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं समझाता हूँ, अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कि एटीएम क्या होता है। देखते हैं कि एटीएम क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि आपके घरों में आपने देखा होगा एटीएम कार्ड। ठीक है, तो एटीएम कार्ड से क्या होता है, एटीएम कार्ड से हम लोग जाते हैं एटीएम में, और वहां से क्या करते हैं, रुपया निकालते हैं एटीएम कार्ड से। ठीक है, तो एटीएम कार्ड में और क्या रहता है, तो आप लोग घर के लोग जो बताते होंगे, एक पिन बताते होंगे, उस पिन को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त पिन बोलते हैं। ठीक है,
उस गुप्त पिन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एटीएम कार्ड को अपने एटीएम मशीन में डालते हैं और वहां से क्या करते हैं, रुपया निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये जो एटीएम कार्ड होता है वो किसके द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है, वो बैंकों के द्वारा ग्राहकों को दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर एटीएम के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग एटीएम का पूरा नाम लिखिएगा। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। अगर हिंदी में बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन। तो आइए हम जो चीज यहाँ पर समझाए हुए हैं उसी चीज को हम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि एटीएम क्या है, इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, एटीएम का अर्थ है, यानी कि एटीएम का अर्थ क्या है, मतलब है क्या होता है, जैसे हम बताए हुए थे स्वचालित टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। यह क्या करता है, हमें 24 घंटा रुपये निकालने और जमा करने की सेवा को प्रदान करता है। भारत के सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआई बैंक, जितने भी भारत के व्यापारिक बैंक है वो सब क्या करती है, वो अपने ग्राहकों को इस एटीएम कार्ड की सुविधा देती है। ठीक है, भारत के सभी व्यापारिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आईसीआई बैंक के द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा उपलब्ध किसके द्वारा कराई जाती है, व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप रुपए निकालने जाते हैं तो आपके घर वाले बताते होंगे एक गुप्त पिन नंबर, 4 अंक का एक पिन बताते होंगे, वही होता है गुप्त पिन नंबर। ठीक है, नंबर होता है जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके उत्तर को अपने कॉपी में लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। मैं 100% कहता हूं कि आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, और यह 2024 के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके अगले नंबर और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऐसे ही VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आइए हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। हमें बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, तब हम इसको उत्तर को पढ़ेंगे और आप लोग जो समझाएंगे हम उसी चीज को इसी उत्तर में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग रहते हैं भारत देश में, और भारत देश में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख लोग भी रहते हैं और ईसाई लोग भी रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना अधिकार हिंदू का होता है उतना अधिकार मुस्लिम लोग का भी होता है, और उतना अधिकार सिख लोगों का भी होता है, और उतने अधिकार होता है ईसाई धर्म के लोगों का भी उतना ही अधिकार होता है। जितना सुविधा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी धर्मों को बराबर फैसिलिटी दिया जाए तो वैसे ही राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ना कि हिंदू लोगों को ज्यादा दिया जाए, मुस्लिम लोगों को कम दिया जाए, मुस्लिम लोगों को कम दिया जाए, हिंदू लोगों को ज्यादा दिया जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, वैसा राज्य जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को क्या किया जाए, सभी प्रकार के धर्मों को समान आदर, समान फैसिलिटी सभी दिया, समान अधिकार दिया जाए, वही होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो उसी चीज को हम इसमें लिखे हुए हैं। आइए हम इसको पढ़कर सुनाते हैं आपको। वैसा राज्य जिसमें, इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर, यानी कि किसी एक धर्म की प्राथमिकता नहीं दिया जाए, सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, यानी सभी धर्मों क्या हो, समान आदर प्राप्त हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। एक बार और इसको पढ़ते हैं, क्या होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। जैसे कि हमारा क्या है, भारत है, जैसे हम लिख देंगे भारत। आई होप आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपके अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा 100% यह प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आप इसको एकदम सही से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हमें लिखना है किसके बारे में, हरित क्रांति के बारे में लिखना है कि हरित क्रांति क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो हमारे खेतों में
पैदावार हो रहा है वह बहुत ज़्यादा पहले से की तुलना में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले कम कम पैदावार होता था हमारे खेतों में, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है पैदावार खेतों में। लेकिन जब पहले नहीं हो रहा था तो भारत के सरकार ने क्या किया, उस पर फोर्स किया, यानी कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया रासायनिक उर्वरक को यूज कीजिए, उन्नत बीज को यूज कीजिए, बढ़िया से बढ़िया कीटनाशकों को यूज कीजिए और सिंचाई के सुविधा भी सरकार ने बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में पैदावार, खेतों की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो उसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए, यानी भारत में अधिक अन्न यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के संसाधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। क्या किया दिया गया, जोर दिया गया कि आप लोग उन्नत बीज का उपयोग कीजिए, रासायनिक उर्वरक का उपयोग कीजिए, कीटनाशक का भी उपयोग कीजिए, सिंचाई के संसाधनों पर भी क्या किया गया, जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है, फसलों की उत्पादकता क्या हो गया, काफी बढ़ गया है। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में, यानी गेहूं की फसलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी क्रांति हम लोग क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग हरित क्रांति के बारे में अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्न को अपने कॉपी के नोटबुक में लिख लीजिए और उत्तर अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से देखकर अपने उत्तर को लिख सकते हैं और उसको 100% आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए हम इसके चौथे हो गया प्रश्न, अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। तो 5वें नंबर प्रश्न हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5वां नंबर प्रश्न है कि रंग भेद नीति किसे कहते हैं। तो इस 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है, रंग भेद, यानी रंग में क्या करना, भेदभाव करना। तो हम जानते हैं कि हमारे संसार में क्या होता है, गोले रंग भी होते हैं, काले रंग वाले लोग भी रहते हैं। तो उसी में जो भेदभाव किया गया था उसे ही रंग भेद की नीति कहा गया। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं और इसके उत्तर में कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। और रंग भेद का अर्थ है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, यानी कि लोगों में भेदभाव करना किसके आधार पर, चमड़ी के आधार पर, यानी किसका ये गोरा है या काला है, इसके आधार पर क्या करना, भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोगों की सरकार थी वह क्या किया था, काले लोगों वालों के साथ विभिन्न प्रकार के कई प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाई, जिसे रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे वाले सरकार थी वह काले लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के नीति को अपनाया था, उसे ही नीति को क्या बोला जाता है, रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम इसको एक बार और पढ़ते हैं। रंग भेद का अर्थ है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक के काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, जिसे रंग भेद की नीति के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस प्रश्नों को बहुत बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोग इस प्रश्नों को समझ गए होंगे कि रंग भेद की नीति के कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, 100% इस सभी प्रश्नों को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह सब प्रश्न एकदम VBI प्रश्न है। ठीक है, और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम 2024 में 90% से ज्यादा अंक लाने के लिए, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो बस हम आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।